चलो हम लोग कल प्रिजम्पटिव इनकम डिस्कस तो किए थे, उसके साथ साथ हम लोग एक सम्स भी किए थे जिसमें हम लोग पीएल को अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। प्रिजम्पटिव इनकम में 3 सेक्शन होता है। आप मेरे को याद दिला सकते हैं क्या क्या 3 सेक्शन होता है? सेक्शन 44 AD, 44 ADA, सेक्शन 44 AE। लास्ट क्लास हम लोग 44 AD कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद हम लोग ने 44 ADA कंप्लीट किया और नाउ हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 44 AE। ठीक है, अब ये जो प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन पढ़ रहे हैं 44 AE में, ये जो सेक्शन है 44 AE, मेरे को भी आवाज आ गया, तो जो सेक्शन है 44 AE बेसिकली डिस्कस करता है प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज व्हीकल्स। वो जो माल गाड़ी होता है ना, जो माल को लोड करता है, गुड्स को ले जाता है इधर उधर, उसका धंधा है आपका, गुड्स को फ्लाइंग करने का और कैरी करने का। ठीक है, मतलब क्या, यू हैव अ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड कैरेज व्हीकल्स। आपका व्हीकल्स है जो माल को लोड करता है और अनलोड करवाता है एक जगह से दूसरे जगह, आपका ये धंधा है। उसका प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन कौन सा हुआ बोलो? 44 AE। बच्चा लोग सुनो ना, 3 ठो प्रिजम्पटिव इनकम था। एक था 44 AD, 44 ADA, 44 AE। कल हम लोग ने प्रिजम्पटिव इनकम भी कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसमें कुछ करना कहाँ है भैया, 6% मारना है, अगर सारा पेड है, नहीं तो 8%, वो तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या फर्क है 44 AD और 44 AE में? 44 AD भी धंधा है, 44 AE भी धंधा है, लेकिन ये धंधा स्पेसिफाइड है। कौन सा धंधा स्पेसिफाइड है बोलो? फ्लाइंग गुड्स कैरेज व्हीकल्स। आर वी थ्रू विद दिस? ऐसे धंधे में टैक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ बनेगा। ठीक है, ये एकदम ऐसा टॉपिक है जो अचानक से है, कंसेप्ट इजी है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है। आप पढ़ के पूरा पीजीबीपी गए, लास्ट का 2 पेज में से एक क्वेश्चन पूछ लो इसका, तो फिर आप घबरा जाएंगे ना कि आप पढ़े नहीं थे, इसका क्या था। तो प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज व्हीकल्स, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आपके सामने ये प्रोविजन है। देखो प्रोविजन क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं ये प्रोविजन कराऊंगा फिर सम्स कराऊंगा आप लोगों को, प्लीज ध्यान से देखना। यहां बोल रहे हैं एनी पर्सन हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड कैरेज, उसके ऊपर ही प्रिजम्पटिव इनकम एप्लीकेबल होगा। ये वाला जिसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं है। गाड़ी मतलब चलाने वाला गाड़ी नहीं, व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जो माल को लोड और अनलोड करता है। समझ आ रहा है? ट्रक हो गया, बड़ा बड़ा ट्रक्स। ठीक है, देखो, who owns not more than 10 good vehicle at any time during the previous year। अब प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकलेगा? तो देखो, व्हीकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोल दिया हेवी गुड व्हीकल और एक को बोल दिया अदर देन हेवी गुड व्हीकल। अब आपके दिमाग में तो आएगा ना एक सवाल कि भैया हेवी गुड व्हीकल और लाइट गुड व्हीकल में फर्क क्या, कैसे पता करेंगे? ऐसा नहीं, छोटा हाथी बड़ा हाथी लिखा तो ही ना लगेगा एग्जाम में, छोटा हाथी है बड़ा हाथी है। व्हीकल का यहाँ पे कैसे मेजर करने बोला है? बोला कि ऐसा गुड कैरेज जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड करता है 12,000 किलो या 12 टन से, एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम और 12 टन से, उसको हेवी गुड व्हीकल बोलेंगे। और 12 टन या 12 टन से कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लाइट गुड व्हीकल। आर वी थ्रू विद दिस? हेवी कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? 12,000 किलोग्राम या 12 टन से ज्यादा वेट हुआ तो हेवी गुड, कम हुआ तो लाइट गुड। आर वी थ्रू विद दिस? पहले ये निकाल लेना है कि पहले गुड व्हीकल, पहले व्हीकल को अलग कर लेना हेवी और लाइट में। अगर हेवी गुड व्हीकल है, पता चल गया, तो कैसे निकलेगा? बोलता है 1,000 रुपया पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। मतलब मान लो एक गाड़ी 2 दिन के लिए यूज हुआ है, फिर भी उसको पूरा मानोगे, फिर भी उसको पूरा मानोगे। ड्यूरिंग विच द हेवी गुड व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। मान लो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, मान लो, पहले समझो, एग्जांपल समझो। मेरे पास 5 व्हीकल्स है, ठीक है, जिसमें से 3 का
जो वेट है वो है 15 टन ईच, और बाकी दो का वेट है कितना, 10 टन ईच। तो कैसे निकालेंगे प्रिजम्पटिव इनकम भैया, 1000 हेवी वेट का क्या 1000 इंटू एक का वेट कितना है, एक का वेट कितना है 15, 15 कितना गाड़ी है 3, कितना महीना के लिए निकालोगे, आ जाएगा प्रिजम्पटिव इनकम। समझ आए हम क्या किए, देखो 1000 पर टन, ठीक है, फॉर मतलब ये 1000 रुपया पर टन पर मंथ का है, ठीक है। तो 1000 रुपया वेट, लेकिन मेरे पास गाड़ी कितना है, कितना महीना का, तो प्रिजम्पटिव इनकम आ गया। आर वी थ्रू विद दिस कैसे निकालें, हाँ 15 वेट है, क्लियर है। तो 3 गाड़ी है ना, एक होता तो इंटू 1 करते, 2 होता तो इंटू 2, 3 है तो इंटू 3, और 1 महीना का निकलता तो हम लोग को 12 महीना का चाहिए तो 12 महीना। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। ऐसे निकलेगा किसका इनकम बोलो तो, प्रिजम्पटिव इनकम का। क्लियर हो गया हेवी गुड व्हीकल का। अगर अदर देन हेवी गुड व्हीकल है, जो कि कितना है अपने पास 2, ठीक है, तो बोला है कितना लेने 7500 फॉर एवरी मंथ। बोलने का मतलब यहाँ वेट का मैटर, वेट मैटर नहीं करता, सिंपल क्या करना है 7500, 2 गाड़ी है तो 2 इंटू 12 आ गया प्रिजम्पटिव इनकम। हाँ एक गाड़ी का, ठीक है। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल द सामान, जैसे ट्रक गाड़ी में ना बहुत कुछ होता है, स्टेपनी टायर्स सब लेके, हाँ नहीं तो सबको निकाल के वेट करोगी तो अलग अलग है। अब अभी तुम ठंडा में अपने आप को वेट करोगी, कोट जैकेट पहनो, वेट तो बड़ा दिखेगा क्योंकि वो हेवी स्वेटर है। अब उसी लिए वो बोल रहा है कि गाड़ी को हल्का करने का कुछ सब निकाल मत देना, ग्रॉस भी चलेगा, नेट नहीं मांगा है, डन है ना। तो इससे आपका क्या निकल गया बोलो, प्रिजम्पटिव इनकम, डन। तो एक तरीका निकलना समझ आ गया। चलिए सम्स करते हैं। वर्कबुक में आपको बेहतरीन तरीका का मैंने सम्स दिया है, आप एक बार अपना वर्कबुक खोलिए, आप भी इसी से करिएगा, ये वाला जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ हाँ है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिए। ये थोड़ा सा टेबल में ना पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, नहीं तो फिर कोमा में चला जाएगा। पढ़िए एक बार। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ के बस मेरे को इतना बता दो, कितना गाड़ी हेवी है और कितना गाड़ी लाइट है। नीचे का 2 हेवी है, बाकी सब यानी कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सम्स कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ऐसा आ गया, एक्चुअल में निकालने क्या बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AE। तो कैसे निकालेंगे बेटा, आप कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AE।
कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन क्या बताइए 44AE। कैसे निकलेगा इसका? बहुत सिंपल अप्रोच है और सिंपल अप्रोच को फॉलो करके निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को क्या करना है ना, बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक बार में ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा और बहुत गंदा वे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अच्छा से कॉलम बना के करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ क्या लिखेंगे बोलिए? व्हीकल्स। आर वी थ्रू विद दिस? नंबर ऑफ व्हीकल्स। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर इधर आप लिखेंगे डेट ऑफ परचेज। फिर आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ क्या बताइए? मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, डेट ऑफ परचेज, नंबर ऑफ मंथ्स। और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिजम्पटिव क्या बोलिए? इनकम। डन। उसके बाद आप पहले यहाँ पे हेडिंग दे देंगे हेवी गुड्स क्या बोलो? व्हीकल्स। हेवी गुड व्हीकल्स में सबसे पहले आप यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल बताएंगे। कितना गाड़ी है हेवी गुड्स का? 2। क्या एक ही दिन खरीदा गया है? नहीं भैया, डेट अलग अलग है। तो पहला एक, अच्छा देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक गाड़ी है जिसका वेट 15 है, उसका कितना पीस है? एक पीस है। खरीदा गया 21/7/23 को। तो कैसे लिखोगे पता है? यहाँ पे लिखोगे एक, डेट ऑफ परचेज क्या है? 21/7/23। 21/7/23 कितना महीना तक यूज हो रहा है? 7 यूज करोगे, पूरा 7 लोगे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हुआ? बोलो कितना महीना हुआ? 9 महीना। कौन सा जात का 7 बे? जुलाई पार्ट ऑफ द मंथ भी लोगी तो पूरा लोगी, ऐसा नहीं कि 21 दिन लोगी, पूरा मंथ लोगी। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स। क्या करवा रहा साला? नंबर ऑफ मंथ कितना? 9। और गाड़ी कितना है? तो प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकल गया? कैसे निकलेगा बोलो भैया? 15,000 इंटू 1 क्योंकि गाड़ी तो एक ही है, इंटू 9 और इंटू, अच्छा 15,000 नहीं करोगी, सॉरी 1,000 100 पर टन है ना? 1000 इंटू 15 टन, 15,000 किलोमीटर मतलब 15 टन, 15,000 किलोग्राम मतलब क्या? 15 टन। समझ आ रहा है? इंटू 15 इंटू 1 इंटू 9। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? 1,000 रुपये पर टन था ना बेटा? तो 1000 इंटू 15 इंटू 1 इंटू 9 कितना आया? तो ये आया 1,35,000। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? फिर देखो और हेवी गुड व्हीकल कितना है? 2 है, 2 पीस है उसमें। ठीक है, कब खरीदा गया है? 23/1/2024। डेट चेंज कर दिए तुम?
23-24 क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितना महीना के लिए यूज़ कर रहे हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो रहा है, तो यहाँ पे 3। ये मेथड देखा कितना इजी है तुम्हारे लिए, फटाफट होगा। तो इसका कैसे निकलेगा ये? 1000 इंटू 2 इंटू 3। 2 क्यों हुआ? 2 गाड़ी है ना, कितना आएगा? 90,000। डन। अब ये जो आपने हेवी गुड व्हीकल के लिए किया, आप ये करेंगे किसके लिए बोलिए? लाइट गुड्स व्हीकल मान लेते हैं, हेवी गुड्स अपना क्लियर है। तो लाइट गुड्स में हम लोगों को फिर से अच्छा से समझना पड़ेगा। ये देखिए, लाइट गुड्स में एक ठो हम लोग खरीद रहे 8500 किलोग्राम का, कितना पीस है? 3 पीस है। कब खरीद रहे हैं? 11/5 को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना गाड़ी खरीद रहे हैं? 3। कब खरीद रहे बोलो? 11/5/23 को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 11 तो पूरा लोगे ना, मई तो पूरा लोगे। कितना महीना हो गया? 11 महीना। कितना महीना हो गया? 11 महीना। यहाँ पे इसको कैसे निकालोगे? 7500 इंटू 11 इंटू 3। 7000। हाँ, इसमें टन नहीं चाहिए, लाइट में, हेवी में चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट कितना चलेगा बोलो? 7500। 2,47,500। क्या आपको समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से? क्या अब आप खुद करेंगे? करिए, मेथड बता दिए, तरीका बता दिए, करिए। क्वेश्चन इसमें डाउट का कुछ आना ही नहीं चाहिए, जब एक महीने लो। उससे ही शेयर कर लो, शेयर कर लो। उसको देख के सोचेगी। सपना ऐसी थोड़ी ना कि बुक शेयर नहीं करेगी। तुम इनडायरेक्टली वही बोल दी ना उसको कि वो बुक शेयर नहीं करी, अब दिखाइए। सच कड़वा ही होता है। कर लिया खुद से। ये कितना महीना हुआ बोलो? 1। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो? 1 है 21/9/23, यानी कि 7 महीना। और क्या है? और एक गाड़ी है कोई? अच्छा, 2 तो और है बे। ये कब खरीदा? नहीं रे, 12/1/24। डन। अब क्या करोगी? जब ये हो गया ऐसे टोटल कर दोगी, ठीक है। यहाँ लिखोगी टोटल प्रिजम्पटिव इनकम, और ये जितना भी निकाली हो अमाउंट सबको प्लस कर दोगे एक साथ। प्रिजम्पटिव इनकम तो एक साथ ही होगा, और जिसको अलग से देखना अलग तो की हो। सिर्फ ये सही।
हम्म, 577500। 577500 आ रहा है, राइट है, सब मिला के ना। समझ गए एग्ज़ाम में कैसे निकालना है। इस तरह से फॉर्मेट मेंटेन करिएगा तो कोई भी हिसाब से आपको तकलीफ नहीं होगा एग्ज़ाम्स में कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका प्रिजम्पटिव इनकम का एंड सेक्शन, कि हम लोग को प्रिजम्पटिव इनकम ऐसे कैलकुलेट करना है। डन है अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन और करिए। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, करो तो औकात वाला करो। ये सीए फाइनल का और सीएमए फाइनल का सम्स है। मारेंगे पटक देंगे कर। नहीं तो मत कर। तुम अपना एमसीक्यू सॉल्व कर लिए सब? मुंह से नहीं करना है, कॉपी में शुरू करिए। कितना देखिएगी बेटा, जो होगा फैसला एक ही बार होगा। ये ट्रांसपोर्ट करियर वाला दोनों फ्लाइंग मिस वाला पढ़े थे वही है ना। चलो चलो टाइम वेस्ट मत करो, सम्स को देके बोराओ मत, करना तो है। ये ऐसे डेंजरस डेंजरस कोई सम देता भैया। नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ है ये सम जो है, एकदम बवाल है। बोलो तो क्यों? ये नोट करने बोल दिया, इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, नंबर 2 निकालने क्या बोला है, मतलब खाली पीजीबीपी तक नहीं रुकना है, सारा हेड को निकालना है। अब भैया हम लोग सारा हेड नहीं पढ़े हैं, 4 हेड तो पढ़ लिया है ना तो हो गया टोटल इनकम। अज्यूमिंग दैट नॉट ऑप्टेड फॉर, लविंग इट, आई एम लविंग इट। चलो इग्नोर एप्लीकेशन फॉर सेक्शन 14A एक्सपेंडिचर एनी एग्जाम्ड इनकम, मतलब एग्जाम्ड इनकम को इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे कुछ लिखा रहता है जो समझ नहीं आएगा, तुम भी मत समझना उसको, छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग को तो देख के लग रहा है सांप को आप सूंघ लिया।
मेरे साथ चलेंगे। देखिए और टोटल इनकम में कितना ऐड आता है? सबसे पहले सैलरी का कोई ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा हेड लिखेंगे? फिर कौन सा हेड लिखेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन हम लोगों का मेजॉरिटी सम्स क्या दिया हुआ है? पीजीबीपी का। तो पहले अपने क्या लिख देते हैं? पीजीबीपी। तो मैंने यहाँ पीजीबीपी हेड डिनोट किया है। सबसे पहले क्या डिनोट किया है? अब यहाँ पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। आउटर कॉलम में मत लिखो ना, आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं लिखना, आउटर कॉलम में अमाउंट मत लिखना, सब इनर कॉलम में लिखेंगे। मतलब समझ आ रहा है? आप सब कुछ यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एंड में जब फाइनल आएगा वो यहाँ ले जाएंगे। ठीक है? तो नेट प्रॉफिट एज पर कितना? पीएल। कितना है नेट प्रॉफिट? बोलो भैया। नेट प्रॉफिट इधर देखो कितना है? 5 लाख। डन। नेट प्रॉफिट कितना है बोलो? 5 लाख। तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाएंगे 5 लाख। डन। नेट प्रॉफिट कितना दिखाएंगे बोलो? 5 लाख। अब अपने कुछ क्या करते हैं बोलो? ऐड करते हैं। और अपने कुछ क्या करते हैं? लेस करते हैं। यस और नो? अपने क्या सीखे? पहले अपने पीएल पे जाएंगे। पहले अपने किस पे जाएंगे? पीएल में। तो चुपचाप पहले अपने पीएल में आ जाएंगे। पीएल में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अपने को लेस करना और क्या ऐड करना है। अब आपके सामने पीएल है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ऐड करना और क्या लेस करना? भैया डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये पीजीबीपी इनकम नहीं, कौन सा हेड का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑन द अदर हैंड एक इंसान एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहा है। एक इंसान कौन सा इनकम अर्न कर रहा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होता है। तो ये दोनों पीजीबीपी इनकम नहीं है। फिर भी क्या है? फिर भी क्या है? एडेड है। तो क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? लेस। समझ आ रहा है? ये नेट प्रॉफिट में एडेड है और वो बिजनेस इनकम नहीं है। तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो जाके लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए। कैसे लेस करेंगे? क्या लिखेंगे? डिविडेंड इनकम कितना अमाउंट? 15,000 लेस करेंगे। और बताइए। एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है। डन है यहाँ तक? भैया इनकम कंप्लीट करने के बाद हम लोग चुपचाप चले जाएंगे किसके पास? एक्सपेंसेस के पास चले जाएंगे। एक्सपेंसेस में हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है, कौन सा एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है भैया? ऐसे तो क्वेश्चन में पढ़कर हमको सब एक्सपेंसेस ठीक ही लग रहा है। पेनल्टी ऑब्वियसली समझ आ रहा है, वो तो ठीक है। मतलब ऐसा जो ओपन दिखे कि वो नहीं है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन दिख रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? क्या है बोलो? एज पर पीएल है। अपने को क्या करना है? एज पर पीजीबीपी लेना है। तो ये एक्सपेंसेस माइनस हो चुका है, तो हमको ये माइनस नहीं करना था। तो क्या कर दोगे? पहले ऐड कर देंगे। तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कितना? डन। भैया आप लोग मेरे को सिखाया था पेनल्टी नहीं लेना है, पेनल्टी बोला था ना नहीं लेना है। तो क्या करना है? ऐड कर देना है। 37 में सीखे हो ना, पेनल्टी नहीं मिलता डिडक्शन। तो माइनस हो चुका है, माइनस होना नहीं चाहिए था। ये एक ऐसा खर्चा है जो माइनस होना नहीं चाहिए था, फिर भी माइनस हो चुका है। तो क्या कर देंगे? उसको
ऐड कर देंगे। कितना ऐड करोगे? बोल बोल, मेरे को बोल बेटा, बोल। SGST पेनल्टी होता है जिसका डिडक्शन मिलता नहीं है, लेकिन आप लोग ले चुके हो तो इसीलिए उसको ऐड कर रहे हैं। मैंने एक तो आपको PDF भी दिया था, याद है, ग्रुप में 37 का। प्रिंट नहीं दिया था मानते, बट PDF दिया था और क्लास में बताया भी था। वो था भैया, हम लोग तो भूल गए। नाइस। वीडियो भी नहीं दिखता बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब भैया हम लोग को यहाँ तक समझ आ गया है। अब आप एक काम करो, इसमें आ जाओ। हम बोले ठीक है आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, बताओ क्या बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड्स कितना? पेड एज कमीशन टू हिज ऑफ द SSC। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज कितना? 36,000। इंग्लिश का मतलब समझ आ रहा है? मैंने अपने भाई को कमीशन दिया, और जो मैंने अपने भाई को कमीशन दिया वो कितना का दिया? 46,000। लेकिन मार्केट रेट उसका कितना चल रहा है? 36,000। तो बताइए तो कितना एक्सेस दे दिया? देना चाहिए था उतना एक्सेस, यानी कि आपने एक्सेस वो लिया है, डिडक्शन लिया है, तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। कितना? वेरी गुड, करो। क्या बोल रहे थे? नहीं हो रहा है बे, हो तो रहा है भैया, आप रहते सामने तो हो जाता है। क्लियर है? बोलो बोलो। नेक्स्ट पढ़ो। SSC paid ₹33,000 in cash to a transport carrier. The amount included in manufacturing expenses. Assuming that the provision relating to TDS are not applicable to this payment. क्या करना है? कैश में दिया है, 10,000 का लिमिट होता है ना? मार के मुंह तोड़ देंगे। 35,000 का लिमिट होता है। फ्लाइंग गुड्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर, इंक्लूडेड है। मतलब क्वेश्चन में ये देखो, इधर इधर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसी में इसी अमाउंट पे ये खर्चा है। उसमें क्यों कुछ नहीं करना, नील होगा, नोट देना है। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये जो तुम लोग तुरंत दौड़ा ना, 10,000 वाला अमाउंट याद रख के, 10,000 तक का लिमिट है, तुरंत बोला कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, गलत हो गया ना। वहाँ पे लिखाए थे ना 35,000 फ्लाइंग है, लिखा हुआ है, देख लो। लिखाना तो बात करते, लिखा हुआ है। तुम लोग डेप्थ देख लो क्वेश्चन का, खाली ऊपर ऊपर पढ़ने से तो नहीं होगा। फ्री। यहाँ तक क्लियर है? पैसा मेरे को दिए हुए, पूछ लेना। Disallowances under section 40A3 is not attracted. ओ भैया, ये कौन भाषा लिखा? हम लोग के ऊपर से की आई। अरे वही प्लाइंग हायरिंग वाला, इतना कौन लिखेगा? सेक्शन लिख दो, मेरे को तो आता है। समझ आ गया? अट्रैक्ट नहीं हुआ, नहीं लग दे। नहीं समझ आया तो दिखाएगा प्रोविजन, प्रोविजन देख के समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट बताओ, और बताओ। A sum of 4,000 per month was paid as salary to staff throughout the year. This has not been recorded in the books of accounts. बताओ क्या होगा? सोचो। लेस तो हो चुका है। क्या करना है? भैया ये जो 4,000 पर मंथ है वॉज पेड एज सैलरी टू किसको? स्टाफ थ्रू आउट द ईयर,
and this has not been recorded in the books of accounts. मेरा बात सुनिए, ये एक ऐसा खर्चा है जो अनएक्सप्लेन्ड खर्चा है। जो क्या है बोलो? अनएक्सप्लेन्ड खर्चा है। पहले इसको लिखने से पहले वर्किंग नोट में लिखिए, जो लिखा रहा हूँ वर्किंग नोट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में, ठीक है, सम्स में नहीं, हाँ एक पेज तो लग ही जाएगा, वर्किंग नोट में लिखिए। हमको नहीं पता था फाइनल लेवल में इतना अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए लिखवा देते हैं। लिखो, एज पर सेक्शन 69C, एज पर सेक्शन 69C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, of Income Tax Act 1961, any unexplained expenditure will be deemed to be the income, आपका जो खर्चा है आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ऐसा खर्चा जिसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया है तो डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा? इनकम, ठीक है। और अगर वो इनकम है और यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो क्या कर दोगे? इनकम को ऐड कर दोगे। समझ आया? कौन सा सेक्शन फॉलो करके? 69C। सुन लो बेटा, बेहतरीन पॉइंट निकला यहाँ से। ये क्या बोल रहा है कि एक 4000 पर मंथ आप सैलरी का पे किए हो, किसको? स्टाफ को, थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बोल रहे हैं आप पे किए हो, बट ये तो किसी भी तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो आपका ये जो अमाउंट आप बोल रहे हो आप किए हो, जानबूझ के हम ये मान सकते हैं कि इतना आपका इनकम है जो आप बोल रहे हो कि ये खर्चा है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को हम हमेशा क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, अरे मेन पर्पस समझा क्यों? तुम खर्चा तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाया बुक में, तो हम अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान लेंगे और इसको आप क्या कर लोगे? ऐड कर दो। हुआ था 37 में सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, जो उसका 30 से 36 में नहीं मिलेगा उसको 37 में मिलेगा। उसका तो 36 में है ही, आरपीएफ प्रोविडेंट फंड 36 में ही। बुक्स में रिकॉर्डेड होता तो फिर आप मस्त डिडक्शन दे दिए होते। जब ऑलरेडी लेस है तो लेस ही रहने देते, तो फिर ऑलरेडी लेस नहीं तो अनएक्सप्लेन्ड है। नहीं समझा? तुम बोल रही हो कि भैया ये अगर रिकॉर्डेड होता बुक्स में, तो अगर यहाँ रिकॉर्डेड होता तो यहाँ दिखाता ना सैलरी बोल के, तो फिर क्या फायदा यहाँ लिख के? जो लेस हो ही चुका तो यहाँ क्या फायदा बता के? समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे? लगता है हाँ, नहीं समझा? कुछ नहीं, ऐसे लिखना, सैलरी डीम टू बी इनकम। हमको क्या पता, ऐसा हिसाब भी डाल देगा ये लोग। डीम टू बी द इनकम 48,000। अनएक्सप्लेन्ड, नॉट रिकॉर्डेड वाला हमेशा इनकम मान लूंगी, उसी को अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। ठीक है। 4th नंबर, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू, इसको 24 कर दो। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू इतना वाज इतना एंड द बैलेंस वाज पेड इन नवंबर 2024 कर दो। हाँ हाँ, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? 24 क्या दोनों को बोल रहा है? बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू इतना 20,000 एंड बैलेंस वाज पेड इन नवंबर कितना 2024। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ?
ये पता है कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है कि डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप अमाउंट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप उसका अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? तो क्या करोगे बताओ? देखो बैंक इंटरेस्ट कितना है, बैंक इंटरेस्ट कितना है 60,000, मतलब 60,000 माइनस हो चुका है 60,000। बेटा ये लाइन का मतलब समझो तब ना तुमको हम समझा पाए, इसीलिए बोले थे पता है क्या, अच्छा से पढ़ो प्रोविजन, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। थ्योरी से सम्स आना डेंजरस हो जाता है। बैंक टर्म लोन एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2024 कितना, मैंने इतना पे किया तो मेरे को डिडक्शन कितना का मिलना चाहिए, 20,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि बैलेंस को मैंने पे किया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होगा भैया, अगर आप एक राजू है यानी कि आप इंडिविजुअल है और आपका ऑडिट नहीं होता तो ड्यू डेट क्या होता है, जुलाई के बाद तुम बाकी पे कर रहे हो। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तुम कब पे कर रहे हो बोलो, नवंबर में। तो तुमको कितना डिडक्शन मिलना चाहिए, तुमको कितना मिल चुका है, कितना नहीं मिलना चाहिए, तो 40 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आर वी थ्रू विद दिस? नहीं समझ आया? ये वाला समझ आया, ये वाला, ये भी नहीं आया। ये वाला बैंक टर्म समझ आया? कौन सा सेक्शन लग रहा है बोलो? पढ़े थे ना कि ये सब खर्चा का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। याद आ रहा है? प्रोविजन बुक खोलिए आप। तो बेटा 40,000 ऐड कर देंगे ना, 40,000 ऐड कर देंगे ना बेटा, क्योंकि उतना डिडक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो बैंक इंटरेस्ट 40,000। और कुछ है, और कुछ है ऐड होने के लिए? हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड and it relates to the residential property acquired by him। यहां पे मत कर देना, ये हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है ना उधर का, इधर पे कुछ खेल कूद मत करना। डन। फिर बोल रहा डेप्रिसिएशन अलाउेबल, डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो ना खुद से, करो खुद से, निकाले हो डेप्रिसिएशन। तो किसका इंतजार था तुम लोग को? भैया हम लोग को पीएल देख के एकदम लेट ना मन हो जाता, हम लोग से नहीं हो रहा है। इससे अच्छा जिंदगी तो डेप्रिसिएशन करके चाह रहा था। टोटल एडिशन मतलब इतना खरीदी हो? यस, इसीलिए दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ हमको नहीं पता, दिमाग लगाओ। I don't know anything। पटक देंगे उठा के ज़्यादा बचर बचर की, पूरा करो खुद से। टेस्ट थोड़ी हो रहा है, बता दीजिए, टेस्ट थोड़ी हो रहा है। बाबा कॉपी सवारने बैठी है, सवार लूं सवार लूं। मैं समझाऊं क्या? देखो ओपनिंग WDV कितना है, एडिशन वे ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज कितना, 2 लाख। टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। ये 4 लाख में 2 लाख भी है। समझा? इस 4 लाख में ये 2 लाख भी है। ओ भैया ऐसे कोई पूछता है टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिसमें से 2 लाख यूज हो रहा है फॉर मोर देन,
और बाकी 2 लाख यूज हो रहा है फॉर लेस देन 180 days. नहीं समझ आया सारा पीजीबीपी निकल गया इन लोग का तो पूरा तुम तुम ना सॉरी ये नहीं गाना है इधर आओ इधर आओ भैया हम लोग का अभी भी कोमा में हम बोले सुनो 11,90,000 प्लस बोलो 2 लाख कितना हुआ बोलो 13,90,000 पे निकालोगे कितना %? डन। बाकी का 2 लाख पे निकालोगे कितना %? निकाल लो। कितना आ रहा है? समझ आया क्या किया हम लोग? 2,23,500 तो ये जो 2,23,500 आ रहा है उसको क्या कर दोगे? लेस कर दोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर क्या है? पीजीबीपी। समझ आ गया? हाँ उसको लेस कर दो लेस 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 हम तुम चलने लगे ये फासले। तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा इनकम माना जाएगा? टैक्सेबल पीजीबीपी। देख ले सब कर लेने तो मालूम चला तेरा चक्कर में हम गलत हो गए तो नहीं। नितिन गलती तो नहीं करना चाहिए। 84 सही है क्या? अब क्या निकालोगे? नहीं वो तो निकालने बोला ही नहीं, टोटल इनकम बोला है। पीजीबीपी हो गया भैया। अब निकालना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा कोई सम देता है भैया? ऐसा तो इतना डेंजरस सम दे दिए, बेकार का इतना सम दे दिए, बताओ ऐसा होता है? इनकम फ्रॉम भैया ओ भैया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक ही चीज़ दिख रहा है। क्या बोलो? हाउसिंग लोन है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है और उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया बोलो? 23,000। यस और नो? यानी कि 23,000 मेरा लॉस आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लॉस आता है ना, एनएवी नील होता है, तो ये क्या आएगा? लॉस। तो ये इधर आ जाएगा। समझ आया क्या किए है? उसके बाद कौन सा इनकम? सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। बोलो और कौन सा इनकम? बोलो। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो कुछ हो नहीं रहा है। नेक्स्ट कौन सा इनकम दिख रहा है तुम लोग को? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक ही इनकम दिख रहा है, बोलो कौन सा? डिविडेंड वाला। डिविडेंड वाला इनकम भैया 15,000। डन। अब आप क्या करिए, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दीजिए। उसमें हाउस प्रॉपर्टी का कुछ मत करो, छोड़ दो। लेस वाला कुछ मत करो, सिर्फ ऐड कर दो। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है ना सेट ऑफ करके चैप्टर, अभी करवा देंगे तो फिर बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3,99,500 समझा कैसे होता है सम्स? चलो बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन।
डन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। बता रहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है ना, लॉस है। हम लोग एक चैप्टर जब पढ़ेंगे फिर सीखेंगे, उस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ। ठीक है। चलो आप देख ले रहे। मिस्टर चौहान इज हैविंग अ ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरर और वो वाला नहीं है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कोई नाम का चीज़ नहीं है। हमारे पास इतना सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा पीजीबीपी को प्रोविजन अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। शायद आपको ये इतना सम्स करके समझ आ रहा है कि हम पीजीबीपी का अगर प्रोविजन सब पढ़ के रखेंगे तो हम लोग से हो जाएगा। अगर ले दे के देखोगे तो एंट्री वही है, 10,000 रुपया वाला अमाउंट, कैश वाला, डेप्रिसिएशन, ले दे के एंट्री वही है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद और एक सम्स करवाएंगे पास्ट पेपर्स का, फिर आप घर जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट बताइए, पीजीबीपी इनकम। पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ तक कोई पहुँचा है? यहाँ तक पहुँचा है क्या तुम लोग? हाँ, लाइन बनाने आता है तो ठीक है। चेक कर रहे हैं, बच्चा अपना औकात दिखा देता है ना, नहीं करके। क्या है बोलिए? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। ठीक है, कितना आएगा नेट प्रॉफिट बोलिए? 11,50,000। तो आप लोग का क्वेश्चन के हिसाब से 11,50,000 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आप बोल रहे हैं कितना है? बोलो 11,50,000। इसमें ऊपर हम लोग कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके पीएल में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्या आपके खर्चे में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? क्या आपके खर्चे में कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ भैया, ये देखो, डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड। ठीक है भैया, ये देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डन है भैया। ये देखो, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये जो खर्चा है ना, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी को। और मिस्टर चौहान का कर रहे हो क्या? मिस्टर चौहान एक कंपनी है? आर वी थ्रू विद दिस? भैया ये देखो, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? ऐड। तो भैया हमको ऐड का बहुत सारा ट्रीटमेंट दिख रहा है। ऐड का बहुत सारा क्या दिख रहा है बोलो? ट्रीटमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले ऐड में हम लोग जाके सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे डोनेशन। क्या करेंगे बोले? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर फंड, है ना? कितना? 1 लाख रुपीस। क्यों ऐड कर दिए? ये एक ऐसा खर्चा है जो बिजनेस खर्चा नहीं है। आप इसका डिडक्शन लेना 80C से 80U में, यहां पे मत लो कुछ। उसके बाद क्या ऐड करोगे बोलो? पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम आपको बोले थे बैड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा, पीबीडीडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पढ़ाया हुआ है, 36 में लिखा हुआ है बकायदा। कितना ऐड होगा? 50,000 क्या हो जाएगा बताइए? ऐड हो जाएगा। और बताइए, और क्या दिख रहा है आपको? भैया हम लोग डेप्रिसिएशन भी क्या कर देंगे? अच्छा, फैमिली प्लानिंग वो तो कंपनी को मिलता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना? 20,000 ऐड हो जाएगा। और बताइए भैया, डेप्रिसिएशन ऐड ही कर दो एज पर पीएल 30,000। और कुछ बच रहा है क्या? नोट में है क्या? मतलब पीएल में है? कहाँ पे? वेरी गुड। तो बोला क्यों नहीं रहे पहले? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को उसका डिडक्शन मिलता नहीं है। कितना ऐड होगा बोलो? 1 लाख। क्या बोल रही हो? बोनस टू एम्प्लॉय में क्या प्रॉब्लम है? है तो नहीं है? है तो
सैलरी में आता है एम्प्लॉय के, तुम तो खर्चा निकाल रही हो ना एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉय को जो हम बोनस दे रहे हैं एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है ना, वो तो आएगा ही। और भैया हम लोग बोनस वहाँ सुने थे, यहाँ क्यों दे? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या बोल रहे तुम लोग, समझ ही नहीं रहे। समझ रहे हम क्या बोल रहे? उसके बाद क्या करना है? कुछ है क्या एंट्री? एंट्री है क्या भैया? ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ रुपीज कितना, ऑन इतना, मतलब इसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, निकाले हो? डेप्रिसिएशन अलाउेबल इज रुपीज कितना बोलो? 40,000। डेप्रिसिएशन अलाउेबल 40,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और इतना, तो ऑब्वियस सा बात है 40,000 हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या हुआ? निकालना पड़ेगा। हमको लगा कि ये एक्सक्लूडिंग नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह से? नहीं देखो, दो जात का बच्चा होगा, वो क्या करेगा? ये 40,000 लेगा प्लस 35,000 पे 10% मार के ऐड करके ले लेगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा, इट इज पेड इन। समझ आया? तो एंट्री इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। डन। अब देखो, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन मेड। ठीक है, डिडक्शन नहीं है, नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है। अब बैंक लोन पे अगर कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उससे लेना देना अभी तो यहाँ पे कुछ फिलहाल हमको दिख नहीं रहा है। फिर 4th नंबर बोल रहा है आउट ऑफ सैलरी रुपीज 25,000 पर्टेन टू हिज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ which was deposited after the due date of filing of return of income. Further, employee contribution of rupees 25,000 was also deposited after the due date of filing of ROI. बताइए कौन सा पॉइंट है? 36 नंबर, सेक्शन 36 खोलो तो। यहीं पे अटक गया था क्या? शेयर करिए ना। मैं आ गया 36 में। उसका पॉइंट नंबर 7 में देखिए, देख रहे? पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा है? एनी सम विच एम्प्लॉयर रिसीव बाय द एज टू कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड या ESI, उसको हम लोग खर्चा मांगेंगे। मतलब एम्प्लॉय वाला पैसा अगर आप रखेंगे तो अब क्या माना जाएगा? खर्चा। लेकिन जब आप रख रहे हैं तब आपका इनकम है। जब तक आप डिपॉजिट नहीं कर देते ड्यू डेट से पहले, तब तक वो आपका इनकम माना जाएगा। ड्यू डेट के अंदर कर दिए तो ही खर्चा माना जाएगा। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है बोलो तो? क्या पाया जा रहा है बोलो? क्या पाया जा रहा है भैया? यहाँ पे पाया ये जा रहा है कि बहुत मतलब बवाल क्वेश्चन बोलते हैं ना, बवाल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो, ₹25,000 पर्टेन टू हिज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये हुआ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आप कब जमा कर रहे हैं? ड्यू डेट के बाद। फिर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जो आपके पास पड़ा हुआ है वो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, यानी कि ये ऐड हो जाएगा इनकम में, क्योंकि ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। नहीं समझा? नहीं, 25,000 और बाकी 25,000 लेस होगा। नहीं समझा? कौन सा इनकम है? नहीं, वो खर्चा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन खर्चा है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन खर्चा है। डिडक्शन देंगे, लेकिन कब देंगे? ड्यू डेट के अंदर वो भरा है, और यहाँ पे ड्यू डेट के अंदर भरा नहीं है, तो डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आपके क्वेश्चन में जो सैलरी दिया हुआ है एम्प्लॉय को, वो कितना दिया हुआ है? उसमें से 25,000 रुपया उसका कंट्रीब्यूशन है। कहाँ पे? कहाँ पे? आरपीएफ में। तो खर्चा तो है, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप उसको डिपॉजिट करते ड्यू डेट के पहले।
और आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया है, इसीलिए इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए 25,000 ऐड हो जाएगा। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोविडेंट फंड में तो वो उसमें दिखाता है तब ना उसको मिलता है डिडक्शन 43B में जो हम्म। लिखा था। हम्म। तो पहले वाले वीडियो में देखो ध्यान से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट और लो। देखो 43B में भी पढ़ा है ना, जब तक आप देखो एनी सम पेबल बाय एसएससी एज एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, मतलब अगर आप प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कर देंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने, और वो कब तक पे कर देना है बोलो ना, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, और आपने अभी तक ड्यू डेट से पहले जमा नहीं किया है, लेकिन आपने उसका डिडक्शन ले लिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। दोनों ही ना ऐड हुआ, हाँ, तो वही तो बोल रहे थे। एक इनकम सेंस पे ऐड हो रहा है और एक एक्सपेंसेस ऐड हो रहा है, फर्क है दोनों में। हाँ तो अलग अलग दिखाएंगे लेकिन दोनों ऐड होगा। एग्जैक्टली अब तुम एक बार में डायरेक्ट 50,000 ऐड कर दोगी तो रॉन्ग हो जाएगा ना। सर आप तो बोले कि ड्यू डेट का मतलब पहले दिन तक तो लेना है, बाद में देना तो नहीं लेना है, ऐसे कुछ बोले थे ना, तो वहाँ क्यों लिया जा रहा है? कहाँ ले रहे, ऐड कर रहे, इसीलिए तो खर्चा का डिडक्शन हो गया, लेना नहीं चाहिए था तो ऐड कर रहे हैं। लेना होता तो लेस पेड करते हैं। बाप रे, क्या बोल रहे हो? मेरा बात सुनो, आप लोग का जो अप्रोच है वो लर्निंग अप्रोच है, वैसे मत पढ़ो, बात को समझो। एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, तो ये एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड खर्चा है कि नहीं है कि नहीं, बताओ, इतना खर्चा है ना उसका, ठीक है, लेकिन इसको जमा करना था, मतलब ये डिडक्शन तब मिलेगा जब नंबर 1 ये इसको क्या करेगा, पेड, और ड्यू डेट से पहले। यहाँ पे बोल रहा है उसने 25,000 जो है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ डिपॉजिट किया आफ्टर, यानी कि ड्यू डेट के बाद किया, तो अगर ड्यू डेट के बाद किया डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पे ले लिया है, लेस कर लिया, तो इसीलिए क्या कर दे रहे हैं, ऐड। अब समझ आया। ऑन द सेकेंड हैंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, देखिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम ये भी बताए थे कि एम्प्लॉय जब पैसा देता है कि तुम मेरे बदले भी जमा कर दो, तो वो एसएससी का इनकम माना जाता है जब तक वो डिपॉजिट ना कर दे, इसीलिए वो वाला भी 25,000 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझ आ रहा है तुम लोग को। और लेस क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना, आप ये जो ऐसे 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 कर दिए ना, मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको वर्किंग नोट देना पड़ेगा, ठीक है, वर्किंग नोट मतलब सबका वर्किंग नोट। हाँ, अब हम एक ठुल करके दिखा देते हैं, फिर वर्किंग नोट लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो, लिखवाए, चलो यही लास्ट है, चलो लिखो, पड़ेगा नहीं, आलस लो। पहले नंबर का वर्किंग नोट क्या लिखा है, बोनस इज पेड टू एम्प्लॉय। हैं? बोनस के लिए
बोनस बोनस कहाँ लिखा है? कौन बोनस बे? बोनस के ऊपर ही नहीं आएगा। तो सब नोट डाल देते हैं। मैं दिया होगा तो बोनस ऊपर कौन बोनस? सब प्रोविजन फॉर पार्टी के नीचे दिया होगा। बोनस का तो डिडक्शन मिलेगा ही। उसका डिडक्शन मिलेगा। अबे तो क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग भी तो दिए है ना इसका डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा? सर दी है वो डिडक्शन के भी नोट निकाले क्या अलाउड एज डिडक्शन? हाँ काहे को? पेड है वो ही के 43 वाला कि पे है या नहीं उसके ओ ऐसा बोलो। पेड मान के ये है इसलिए नोट किया। हाँ तो ठीक है, उतना चलेगा। लिखो नंबर 2, मतलब जिसका नंबर 1 है नंबर 1 लिखो रे बाबा, पागल हो जाएंगे। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, फटाफट ताड़ा ताड़ी। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Full stop. It will be allowed. It will be allowed under chapter 6A. ब्रैकेट में लिख लो 80C to 80U. यहां तक हुआ। नंबर 2, provision for bad debt is not allowed. जो जितना छोटे सब के बारे में। Yes bro, is not allowed as deduction. सेक्शन याद हो तो प्लीज लिख देना, अंडर सेक्शन 36। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अबे फिरदौस कहाँ घुस गए लिखते लिखते। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर is allowed as deduction लिख लेना खुद से, जो वर्किंग नोट है खुद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। सर मम्मी का कॉल फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज अलाउड एट डिडक्शन इज ओनली टू द कंपनी। ओनली टू द कंपनी।